दोस्तों, जब कभी भी पति पत्नी का तलाक का केस अदालत में पहुंच जाता है तो अदालत में जाकर के डिवोर्स होता है। लेकिन हम जो फिल्मों में अदालत देखते हैं तो डाइवोर्स कोर्ट होता है, वो उस तरह की अदालत नहीं होती है। एक 20x15 का हॉल होता है जिसमें जज साहब होते हैं, कुछ वकील होते हैं और उनके घर गृहस्थी के लोग होते हैं। केवल इतना सब कुछ ही होता है उस अदालत में, उस कोर्ट में, ना कि कुछ ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि फिल्मों में होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक पति पत्नी का तलाक का मामला था, कोर्ट में ये चल रही थी और जज साहब थे जो कि तलाक की जो भी सिलसिला था, जो भी प्रक्रिया थी, उसे भली भांति महसूस कर रहे थे कि तलाक देना है या नहीं देना है। लेकिन दोस्तों, अब जब तलाक का केस बना है तो तलाक देना ही है। केवल बात इस बात पर हो रही थी कि तलाक के बाद में जो एलिमनी दी जाती है, यानी कि जो रुपया धन पैसा दिया जाता है बच्चे के लिए, पत्नी के लिए, उस पर बातचीत चल रही थी। जो लड़का था, यानी कि जो लड़की का पति था, वो सबूत इकट्ठे करके बैठा था कि मैं लड़की को पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि जो लड़की माँ बनी है, वो लड़का है, वो मेरा नहीं है। दोस्तों, इस तरह से कोर्ट में ये बयानबाजी चल रही थी एलिमनी के ऊपर। एलिमनी वो होती है जो पैसे दिए जाते हैं, जो पैसे मुआवजे दिए जाते हैं। तो ऐसा ही चल रहा था। जो जज साहब थे वो उस पति को और उस पत्नी को देख रहे थे। पत्नी भी जज साहब को देख रही थी, वो पति भी जज साहब को देख रहा था। लेकिन दोस्तों, दोनों जज साहब का चेहरा नहीं दिख पाते हैं, क्योंकि जज साहब को पिछले दिन ही एक मधुमक्खी ने काट लिया था, जिसकी वजह से उनका मुंह सूजा हुआ था, जिस वजह से वो अपने मुंह को सभी लोगों को दिखाना नहीं चाहते थे, तो वो अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए थे। अब जो जज साहब थे वो उन दोनों को देख रहे थे। अब बातचीत चल रही थी और जज साहब जब उस लड़की को देखते हैं तो देखने के बाद वो अपने मन में आशंका करने लगते हैं। उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है उस लड़की को देखकर, उस पति की पत्नी को देखकर, क्योंकि दोस्तों, वो लड़की कोई और नहीं होती है, वो लड़की उन जज साहब की तलाकशुदा पत्नी मीरा होती है। जब वो उस अपनी तलाकशुदा पत्नी को देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा भौचक्के हो जाते हैं। और जब उस मीरा का पति, जो कि अदालत में बैठा था और उसके खिलाफ गवाही दे रहा था, उसकी बातों को सुनते हैं तो बहुत ही ज्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी तलाकशुदा पत्नी के खिलाफ बोल रहा था और तलाकशुदा पत्नी के खिलाफ बोलते थे। जो जज साहब थे उन्हें थोड़ी बहुत हंसी आ रही थी। लेकिन दोस्तों, पहला प्यार होता है। ये हंसी भी गम में बदल जाती है जब वो पति पत्नी पर, अपनी मीरा पत्नी पर एक गंभीर आरोप लगा देता है। तो दोस्तों, आखिर क्या गंभीर आरोप लगाता है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारी इस कहानी में और कहानी को शुरू से अंत तक देखते रहिए, सुनते रहिए। क्या दोस्तों, जज साहब अपनी तलाकशुदा पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति से, जो कि उनका अब एक भाषा में सौतन रहे, पति टाइप में, उसके खिलाफ गवाही दे सकते थे? उसके खिलाफ जो एलिमनी थी उसे रोक सकते थे? तो दोस्तों, कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हरिकिशन क्राइम वार्ता में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोमांचक है, दिल को छू लेने वाली कहानी है, तो प्लीज कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पंकज, जो कि पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होशियार था। दोस्तों, ये कहानी है 2014 की। पंकज पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होशियार था और वो पढ़ लिख करके एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता था। और वो ऐसा व्यक्ति बनना चाहता था जिससे वो लोगों में न्यायप्रिय बन सके। तो उसने सोचा कि वो इतनी पढ़ाई करेगा, इतनी लिखाई करेगा कि एक वकील नहीं तो एक जज बनेगा। बस दोस्तों, वो अपने घर से पढ़ने के लिए बाहर निकल पड़ता है अपने माता पिता की आज्ञा को लेकर और दिल्ली शहर में पहुंच जाता है। दोस्तों, दिल्ली में पहले तो वो कोई
मकान कमरा किराए पर ढूंढता है। तो उसे फाइनली एक कमरा जो कि पूरा घर ही था वो मिल जाता है किराए पर। उस घर में केवल 3 लोग रहते थे, माँ, बेटी और पिता। बेटी का जो नाम था वो होता है मीरा। तीनों एक ही घर में रहते थे। वो पंकज को एक कमरा किराए पर दे देते हैं। पंकज अब उस घर में ही, उस कमरे में ही रहता है और सभी से उसका हंसी मजाक भी होते रहता है। तो जो पंकज था वो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होशियार था, सीधा साधा सिंपल किस्म का व्यक्ति था, एक अच्छा व्यक्ति था। और जो मीरा थी वो देखने में बेहद खूबसूरत थी। मीरा जब पंकज को देखती है तो पंकज को देखने के बाद में बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि पंकज पढ़ने में होशियार था। मीरा को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो जब पंकज को देखती थी तो बस उसी को देख करके अपना मन भर लेती थी। उसे पंकज से प्यार हो जाता है। दोस्तों, पंकज को भी मीरा से प्यार हो जाता है। अब ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन पंकज जो था मीरा से बड़े ही प्यार करता था, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, पढ़ाई के साथ कतई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। जितना पढ़ाई वो करता था उतनी ही पढ़ाई मीरा से प्यार करने के बाद भी करता था। और जब मीरा उसे डिस्टर्ब करती थी तो पंकज को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। तो वो मीरा से कह देता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने के साथ साथ अपनी इन किताबों से, अपनी पढ़ाई से भी प्यार करता हूँ। तो प्लीज मेरे साथ में कुछ ऐसा मत करना जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मीरा उससे कहती है कि कोई बात नहीं, ठीक है, जब तुम पढ़ाई करोगी तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। दोस्तों, मीरा जो थी वो पंकज से वास्तव में प्यार करती थी। तो दोनों एक दूसरे के साथ में ऐसे ही रहते हैं। मीरा के माता पिता को कुछ भी नहीं पता था कि उन दोनों में क्या चक्कर है, क्या नहीं है। दोस्तों, फिर एक दिन मीरा के माता पिता को पता चल जाता है कि मीरा जो है वो पंकज से प्यार करती है। मीरा के माता पिता को पंकज बहुत अच्छा लगता था। वो उसे जानते थे क्योंकि वो उसी के घर में रह रहा था कि बच्चा कैसा है, पढ़ने में तेज है, एक दिन नौकरी ले लेगा। तो वो फिर पंकज से बात करते हैं, पंकज से पूछते हैं कि क्या तुम्हें हमारी बेटी अच्छी लगती है। पंकज हाँ बोल देता है, कहता है कि जी पिताजी। बस दोस्तों, पिताजी जैसे ही कहता है तो पंकज के जो सास ससुर थे वो पंकज को अपना दामाद मान लेते हैं। यानी कि मीरा के माता पिता जो पंकज का हाथ थे वो मीरा के हाथों में दे देते हैं। यानी कि पंकज की और मीरा की सगाई कर दी जाती है। दोनों की शादी धूमधाम के साथ में कर दी जाती है। दोस्तों, पंकज मीरा को लेकर के अपने घर नहीं जाता है, यानी कि मीरा के घर में ही रहता है और अपनी पढ़ाई लिखाई करता है। अब दोस्तों, 5 महीने का समय गुजर जाता है। जब 5 महीने का समय गुजर जाता है तो पंकज का एक लॉ कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। उसका अच्छा पेपर हो जाता है तो एक हाई रैंक के साथ उसमें लॉ कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है। अगर वो कॉलेज की परीक्षा को पास कर लेता है तो एक एडवोकेट बन जाता। ऐसी उसकी आगे की सीढ़ियां थी। अब जो मीरा थी वो पंकज से प्रेम करती थी और अगर पंकज मीरा को कुछ बताता तो शायद मीरा उसे न जाने देती, क्योंकि मीरा को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था पंकज की पढ़ाई में और ना ही अपने पति की पढ़ाई में। ये बात पंकज जानता था कि अगर उसने बताया कि उसका लॉ कॉलेज में एडमिशन हो गया है, वहां जाना चाहता है, तो शायद उसे न जाने देती। तो फिर वो बिना बताए मेरे सास ससुर को और ना ही मीरा को बिना बताए वहां से निकल जाता है रात के अंधेरे में और उस शहर को यानी कि दिल्ली को छोड़ अलीगढ़ पहुंच जाता है। दोस्तों, अब जब सुबह होती है, जब देखते हैं तो पंकज कहीं भी नहीं नजर आता। मीरा रोने लगती है, उसके माता पिता भी उसे ढूंढते हैं, लेकिन दोस्तों वो कहीं भी नहीं मिलती है तो सिर्फ उन्हें एक चिट्ठी, और चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मीरा मुझे माफ कर देना, पिताजी माताजी मुझे माफ कर देना, मैंने आपका दिल दुखाया है,
इसके लिए मैं क्षमा याचना मांगता हूँ। लेकिन मैं आपकी बेटी से मीरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुमसे प्यार करने के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई से, अपने सपनों से भी प्यार करता हूँ और मैं सपनों के साथ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। सपने मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं और मैं सपनों को महत्व देता हूँ। इसीलिए अब मैं घर लौटूंगा तो एक वकील बनकर ही लौटूंगा, एक जज बनकर ही लौटूंगा। अगर तुमसे हो सके तो मेरा इंतजार करना। तुम्हारा पति पंकज। दोस्तों, ऐसा उस चिट्ठी में लिखा हुआ था और चिट्ठी को जैसे ही पढ़ा तो मीरा की आंखों से आंसू आ गए। वो बिलक बिलक करके रोने लगी, क्योंकि दोस्तों उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मैं तभी लौटूंगा जब मैं वकील या जज बन जाऊंगा, अन्यथा नहीं लौटूंगा। और उसमें ये लिखा था कि तुमसे हो सके तो मेरा इंतजार करना। अब दोस्तों, इंतजार कब तक करे ये बात नहीं लिखी थी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं था कि पंकज कब तक वकील बनेगा या कब तक जज बनेगा। अब जो मीरा थी वो 1 महीने की प्रेग्नेंट थी जब पंकज उसे छोड़कर गया। अब कैसे होता? 2 महीने का समय गुजर जाता है और 2 महीने का समय गुजरने के बाद में पंकज का ना तो फोन आता है, ना कोई पता ठिकाना होता है कि कहाँ गया है और आएगा या नहीं आएगा। बच्चा मीरा के पेट में 3 महीने का हो जाता है। अब उसके बच्चे को पालने की जिम्मेदारी मीरा के माता पिता को थी। अब मीरा के माता पिता करते तो करते क्या, वो सोचते हैं और मीरा से कहते हैं कि मीरा, पंकज का कोई पता नहीं है, वो आएगा या नहीं आएगा। तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? क्या तुम अब भी उसका इंतजार करना चाहती हो? दोस्तों, अब लड़की पत्नी तो पत्नी होती है। लड़की का चरित्र कब बदल जाए और लड़के का भाग्य कब बदल जाए किसी को नहीं पता। जो मीरा थी उसका भी चरित्र बदल जाता है। वो पति धर्म को नहीं निभा पाती है। जो एक पत्नी का धर्म रहता है कि पति ने आज्ञा दी है तो उस आज्ञा का पालन करो, जब तक मैं नहीं आता तुम तब तक मेरा इंतजार करो। मीरा इस बात को नहीं निभा पाती है। मीरा के माता पिता जो थे वो बहुत पैसे वाले थे। मीरा के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढा जाता है। दोस्तों, रिश्ता बहुत ही आसानी से एक ही झटके में, एक ही प्रयास में मिल जाता है। 3 महीने का बच्चा था मीरा के पेट में, फिर भी उसे एक ही झटके में रिश्ता मिल जाता है और रिश्ता हो जाता है। यानी कि मीरा से शादी करता है निखिल नाम का एक लड़का, जो कि पेशे से इंजीनियर था। निखिल की और मीरा की शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी के बाद में निखिल और मीरा दोनों एक साथ रहने लगते हैं, बहुत ही हंसी खुशी से जीवन जीने लगते हैं। समय ऐसे ही गुजरने लगता है। मीरा पर एक लड़का पैदा होता है। लड़का पैदा होने के बाद में बहुत ही ज्यादा दोनों निखिल और मीरा खुश होते हैं। समय ऐसे ही धीरे धीरे गुजरने लगता है। अब दोस्तों, जब एक पति को किसी और लड़की से इश्क हो जाता है या पत्नी को छोड़कर, कहते हैं ना कि घर की दाल को छोड़कर के बाहर की बिरयानी पर उसका जब दिल आ जाता है तो घर की दाल अच्छी नहीं लगती है। और ऐसा ही होता है निखिल के साथ में। निखिल को अब अपनी पत्नी मीरा का प्यार बहुत ही फीका, कम नजर आने लगता है, क्योंकि बाहर की बिरयानी जो खाने लगता था। और जो बिरयानी होती है वो ये बता देती है कि तुम्हारी पत्नी का तो पहले से एक पति था, वो उस पति को छोड़कर आई है, और जो पत्नी अपने पहले पति की नहीं हुई वो तुम्हारी क्या होगी। ऐसे ऐसे बाहर की जो बिरयानी थी वो बताती थी। अब दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में जितने भी तरह के जहर हैं उन सब का एंटीडोज है, लेकिन जो कान में जहर घोला जाता है उसका कोई भी एंटीडोज नहीं है। और ऐसा ही होता है मीरा के साथ में। अब मीरा का पति निखिल मीरा को मारने लगता है, पीटने लगता है, उसे दाब धौंस में रखने लगता है, घर में
बंद कर देता है, कैदी बना करके रखता है, उसे हर रोज मारता है, पीटता है और उससे कहता है कि अपने बाप से पैसे लेके आ, मुझे पैसे दे। दोस्तों मतलब उससे बहुत ही ज्यादा उत्पीड़ित करता है। मीरा उसे समझाती है कि हमारा तो जो रिश्ता हुआ था वो खूब बता करके हुआ था कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूँ, तुमने मुझसे फिर शादी क्यों की और आज तुम किस अधिकार से मुझसे ये दहेज की मांग कर रहे हो। निखिल कहता है कि मैं दहेज मांग रहा हूं तो मुझे चाहिए तो चाहिए, तुम पैसे लेकर आओ, अगर पैसे नहीं लेकर आती हो तो इस घर को छोड़ करके चली जाओ। दोस्तों उसी समय मीरा अपने बच्चे को लेकर के उस घर को छोड़कर चली जाती है। इधर जो मीरा के माता पिता थे वो कर्ज में डूब गए थे। उनका जो भी व्यापार था, गद्दे बनाने की जो उनकी फैक्ट्री थी वो डूब गई थी, उसमें आग लग गई थी और उनके पास में फूटी कौड़ी नहीं थी। अब मीरा अपने बच्चे का लालन पालन कैसे करती। मीरा जो थी वो उससे डिवोर्स मांगती है, यानी कि निखिल से डिवोर्स हो जाता है और उस डिवोर्स के बाद में वो एलिमनी की भी डिमांड करती है अपने वकील के द्वारा कि मेरा पति जो है इंजीनियर है और वो मुझे बच्चे के लालन पालन के लिए और मेरे पालन पोषण के लिए पैसे दे, अपनी कमाई का 40 से 50% मुझे दे। दोस्तों इस तरह से वकील के द्वारा ये मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट की सुनवाई होती है। सुनवाई में जो जज होता है वो जज कोई और नहीं होता है बल्कि वो जज होता है मीरा का पहला पति पंकज, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अपनी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि वो एक वकील बनेगा, एक जज बनेगा, उसके आगे मीरा का प्यार फीका पड़ गया था। लेकिन किसी स्त्री के प्यार में सबसे अव्वल नंबर पर था मीरा का प्यार। अब एक दिन पहले ही पंकज को एक मधुमक्खी ने काट लिया था, जिसकी वजह से उसका मुंह पूरा सूजा हुआ था, जिसकी वजह से वो अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए था और कोर्ट की सुनवाई सुन रहा था। मीरा का वकील था, इधर निखिल का वकील था, दोनों आपस में बहस कर रहे थे। मीरा का जो वकील था वो कह रहा था कि मीरा के बेटे को, मीरा के लड़के को एलिमनी दी जाए उसके पालन पोषण के लिए, और जो निखिल का वकील था वो कह रहा था कि जो बच्चा है वो निखिल का नहीं है, वो बच्चा वो पहले से ही लेकर आई थी। दोस्तों इस तरह के वाद विवाद हो रहे थे। अब जो जज साहब थे वो कहते हैं कि इस जो केस है इसकी सुनवाई कल होगी, तब तक के लिए ये कोर्ट एडजर्न कर दिया जाता है। दोस्तों इस तरह से कोर्ट की तारीख अगले दिन दे दी जाती है कि अगले दिन सुनवाई होगी। अब समय दोस्तों जो मीरा थी, मीरा का वकील था, कोर्ट से बाहर आ जाते हैं तो जज साहब मीरा से बाहर आने के बाद में कहते हैं कि तुम मुझे मेरे घर पर मिलो। मीरा जज साहब के घर पर पहुंचती है और घर पर पहुंचने के बाद में जब दोस्तों वो मीरा जज साहब को देखती है तो देखने के बाद उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, ऊपर से आसमान गायब हो जाता है जब वो देखती है कि जज साहब जो है वो कोई और नहीं है बल्कि उसके पति पंकज हैं। दोस्तों मीरा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसके बाद में जज साहब पंकज मीरा से कहते हैं कि क्या बात है, क्या हुआ। तो मीरा कहती है कि आप तो जज हैं और सब जानते हैं कि क्या हुआ है, ये मेरा बेटा है और हम दोनों का तलाक हो चुका है, मेरी डिमांड केवल इतनी है कि मुझे एलिमनी मिले। तो जज साहब बोलते हैं कि तुम्हें एलिमनी की क्या जरूरत है, तुम्हारे पिता तो बहुत ही पैसे वाले हैं, उनका तो अच्छा खासा गद्दे का व्यापार है। तो मीरा कहती है कि पिता की कंपनी में आग लग गई जिसकी वजह से वो सड़क पर आ गए हैं और हमारे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। तो पंकज कहता है कि वास्तव में सुनकर के दुख हुआ कि तुम्हारे
पिता के साथ में, तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने अपने पति से तलाक लिया तो लिया क्यों? कहती है कि देखिए, तलाक इन्होंने ही हमसे लिया, ये हमें बहुत मारते हैं, पीटते हैं, हमें धमकाते हैं, हमसे दहेज मांगते हैं और हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम पहले शादीशुदा थे, हमने इनसे दोबारा दूसरी शादी की है। अब पता नहीं क्यों हमारे साथ में ऐसा कर रहे हैं। तो पंकज कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इस केस की सुनवाई जब कल करूंगा तो हौसला जो है, जो फैसला है, वो तुम्हारे ही पक्ष में जाएगा, तुम चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल गूंज रहा है। वो सवाल ये है कि जब मैंने उस चिट्ठी में लिखा था कि तुम मेरा इंतजार करना, तो तुमने मेरा इंतजार करना जरूरी क्यों नहीं समझा? जब ये बात सुनती है मीरा तो उसकी आंखें भर आती हैं और वो कहती है कि देखिए, मैं इंतजार कैसे कर सकती थी? आपने उस पर्ची में, उस खत में एक शब्द भी ये नहीं लिखा कि मैं इंतजार कब तक करूं। आपने मुझे एक बार भी ये नहीं बताया था कि आप जज या वकील कब तक बन जाएंगे। अब आप तो जानते हैं एक लड़की जात कितना समय रह सकती है अकेला, एक पति के बिना, जब उसकी शादी हो चुकी हो? आप ही बताइए। पंकज कहता है कि उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन तुम्हें पत्नी धर्म निभाना चाहिए था, तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। पंकज ने ये कहा तो मीरा कहने लगी कि उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, मैं जानती हूँ मुझसे भूल हो गई, लेकिन अब क्या हो सकता है। पंकज कहता है कि अभी भी समय है, बहुत कुछ हो सकता है, मैं तुमसे एक मांग चाहता हूँ। मीरा कहती है कि क्या आप तो अब जज हैं, क्या मांग है? कहता है कि देखो, तुम्हारे पति से तलाक हो चुका है और मेरा तुमसे कोई तलाक नहीं हुआ था, हम आज भी पति पत्नी हैं। क्या हम जब पहले रह रहे थे उसी तरह से आज भी पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं? मीरा जब ये बात सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मीरा की आंखों से जब आंसू आ जाते हैं तो मीरा फूट फूट करके रोने लगती है और कहती है कि जज साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? तो जज साहब बोलते हैं कि मैं जज साहब नहीं, तुम्हारा पति पंकज हूँ। दोस्तों, इसके बाद में दोनों एक दूसरे के गले से लग जाते हैं और पंकज मीरा से माफी मांगता है, मीरा पंकज से माफी मांगती है और दोनों अपने पुराने जीवन को याद करके एक दूसरे के गले से लिपट करके रोने लगते हैं। दोस्तों, इसके बाद में अगले दिन कोर्ट की जो तारीख तय हुई थी कि केस की सुनवाई होगी, उसी तरह से केस की सुनवाई होती है और जो फैसला था वो मीरा के पक्ष में सुनाते हैं पंकज जज। कहते हैं कि बेटा तुम्हारा है और तुम्हें एलिमनी देनी पड़ेगी, अगर तुम एलिमनी नहीं दोगे तो बेटा किसके सहारे जिएगा, क्या खाएगा, उसका पालन पोषण कैसे होगा, वो आगे समाज में कैसे, किस तरह से जिंदा रहेगा। दोस्तों, इस तरह से केवल जो जज साहब थे वो 20% ही उसकी कमाई का, यानी कि निखिल की कमाई का 20% ही बच्चे के खर्च के लिए निखिल से मांगते हैं। दोस्तों, निखिल को भी कोई ऐतराज नहीं था क्योंकि अब उसके पास में 20% पैसा आ रहा था। 20% पैसा कोई ज्यादा नहीं था, 80% पैसा तो उसके पास बच रहा था। तो निखिल हाँ बोल देता है और फिर दोस्तों जो कानूनी कार्रवाई थी, जो कोर्ट का फैसला था वो मान्य होता है। इस तरह से कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, जज साहब पंकज कुमार अपना फैसला सुनाते हैं। अब दोस्तों समय गुजर जाता है। 3 दिन गुजरने के बाद में ही जज साहब पंकज और मीरा एक दूसरे के साथ में रहना शुरू कर देते हैं। अगले 6 महीने तक हर महीने 20% निखिल की कमाई बच्चे के लिए आती है, लेकिन 6 महीने के बाद में जो निखिल था वो कमाई देना बंद कर देता है। लेकिन फिर मीरा कोई ऐतराज नहीं जताती है क्योंकि उसके बच्चे के लिए अब एक बाप था और बाप वही था जो कि उसका असली बाप पंकज था। दोस्तों, अब पंकज और मीरा एक दूसरे के साथ में हंसी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा
दोस्तों कहानी बहुत ही रोमांचक लगी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आप इस कहानी के माध्यम से कुछ सीखें कि जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि इंतज़ार भी करना सीखिए, क्योंकि इंतज़ार का जो फल होता है वो बहुत ही मीठा होता है। अपने घमंड में ना रहें कि मैं इसका इंतज़ार नहीं करूँगा। और एक और बात कहूँगा कि किसी से इंतज़ार भी मत करवाइए कि वो आपके बिना जीना सीख ले। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।